स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज और एरिया के बीच में रिलेशनशिप। तो हमको एक इक्वेशन याद हो गया था, S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। हाँ, ये आपको याद रखना है। एक लिमिट आने के बाद एरिया कितना भी बढ़ाओ, फर्दर स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। शुरू में एरिया बढ़ाते हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फाइनल जाने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। एक इस तरह का हाइपरबोला टाइप का बनता है। ये यहाँ पर जो जेड है वो है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये कल हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या रोल है, कैसे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। तो पहले हमको जानना होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन चलते रहते हैं। इंटरेक्शंस, एक स्पेसिफिक एरिया हमने फिक्स कर दिया, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इन इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं, इनको समझना क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसा होता है जो अपना काम खुद करता रहता है। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे वर्क अपने आप खुद चलते रहते हैं। बाहर से केवल और केवल सनलाइट आता है, केवल एनर्जी के रूप में क्या आता है? सनलाइट। और फिर इसके बाद यहाँ कौन खाना बनाएगा, कौन किसको खाएगा, कौन उसको रिसाइकलिंग करेगा, सब काम अपने आप चलते रहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, इको सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन से काम चलते हैं? नंबर 1, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है। एनर्जी ट्रांसफर लगातार होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी आती है, फिर सेकंड पे जाएगी, फिर थर्ड पे जाएगी। एनर्जी का फ्लो, यहाँ फूड चेन जैसा पार्ट हमको दिखाई देता है। ये लगातार चलते रहना चाहिए इकोसिस्टम। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बायोमास बनता रहता है। प्रोडक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी, प्लांट ने खाना बनाया, नया बायोमास पैदा किया। प्लांट को खा के हिरन अपना बॉडी बना रहा है, नई जनरेशन बना रहा है, नया नया उसका। यहाँ लगातार बायोमास, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता रहता है, बनता रहता है। प्रोडक्टिविटी होते रहना जरूरी है। तीसरा, किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस होते रहना जरूरी है, क्योंकि जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन एक बार प्लांट में आए तो ऐसा नहीं है कि वो प्लांट में ही रहेंगे, वो बाद में दोबारा से फिर मिक्स होना चाहिए। यहीं पर रिसाइकलिंग होते रहना चाहिए। तो यहाँ हम रिसाइकलिंग की बात करेंगे, खासतौर पे हम बायोजियो केमिकल साइकिल की बात करेंगे। बायोजियो केमिकल साइकिल, ये लगातार चलते रहना चाहिए। अगर ये रुक गए तो यहाँ पर फिर फंक्शन वर्किंग में नहीं रह पाएगा। एक्चुअली हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन लगातार होते रहना जरूरी है इकोसिस्टम को रन करने के लिए। और चौथा एंड फाइनल में अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर ये डीकम्पोजिशन भी होना जरूरी है, और ये रिसाइकलिंग, ये अपना 4 टॉपिक हो गया। सॉरी, ये थर्ड वाला आपका डीकम्पोजिशन था, और 4 हो गया आपका बायोजियो केमिकल साइकिल। ये चारों चीज किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए होते रहना जरूरी है। ठीक है। अब एक ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम अगर बात करें, हेल्थ क्या होता है? एक हेल्दी व्यक्ति वो होता है जिसके सभी काम आसानी से होते रहते हैं,
उसको किसी भी काम को करने में कोई अनकंफर्टेबल फील ना होता हो, उसको हम हेल्दी बोलते हैं। हाँ, उसके सभी काम स्मूथली हो रहे, उसका मेंटल ठीक है, सोशल ठीक है, फिजिकल ठीक है, वो हेल्थ अपना जनरल परिभाषा है। तो एक इकोसिस्टम की भी हेल्थ होती है, इसके अंदर बहुत सारे काम लगातार होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर कोई भी काम में कुछ रुकावट आएगी तो हम बोलेंगे इकोसिस्टम अनहेल्दी हो गया, इकोसिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो हमारे टॉपिक है कि इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडायवर्सिटी में क्या रिलेशन है। बायोडायवर्सिटी, एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज एक साथ पाई जाती हैं जो लगातार एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं। ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ऐसा देखा गया कि जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा वैरायटी होती है वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जिस इकोसिस्टम में जितनी कम वैरायटी होती है वो उतना ही अनस्टेबल होता है। ऐसा ऑब्जर्व हुआ, बहुत सारे अलग अलग हमारे इकोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च किया तो उनको यही रिजल्ट मिला बार बार कि अगर इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो ये आसानी से अपना मेंटेन करता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। छोटा मोटा अगर कोई डिस्टरबेंस भी आता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनस्टेबल क्या होता है कि अगर कुछ भी कोई डिस्टरबेंस आ गया तो पूरा इकोसिस्टम लड़खड़ा जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो जाता है, उसका एनर्जी फ्लो प्रभावित हो जाता है, उसमें जो काम चल रहे हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो बायोडायवर्सिटी कहीं ना कहीं सीधा सीधा रिलेटेड है इकोसिस्टम की हेल्थ से। हमारी दुनिया में जितना भी अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हैं वहां पर यही बार बार देखने को मिला कि रिच बायोडायवर्सिटी वाले इकोसिस्टम में फ्लक्चुएशन बहुत कम आते हैं, फ्लक्चुएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इकोसिस्टम आराम से रन करता रहता है, सभी काम उसके चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि भाई बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने से इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप थोड़ा सा एक जनरल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें मान लीजिए 2 तरह के पेड़ हैं और 4-5 तरह के जीव जंतु हैं जो इन 2 तरह के पेड़ को खाते हैं। ठीक है, 4-5 तरह के जीव जंतु हैं जो इन 2 तरह के पेड़ को खाते हैं। पेड़ तो कई हैं लेकिन वो 2 ही तरह के हैं, टाइप उनके 2 ही हैं, और इनके खाने को खाने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, जो भी है। अब मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसने एक स्पीसीज को पूरी तरह बीमार कर दिया, वो एक स्पीसीज खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जीव जंतुओं का फूड मिलना प्रभावित हो जाएगा और वो दूसरे जीव जंतु जो उन्हीं पौधों को खाते थे वो भी मर जाएंगे। अगर यहां मान लीजिए 50 तरह के पेड़ होते, 50 तरह के पेड़ होते तो वो बीमारी से केवल कुछ पेड़ ही मरते, बाकी के जो एनिमल है उनका फूड चलता रहता। जितने ज्यादा ऑप्शन फूड के अवेलेबल होंगे उतने ही सरवाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं। बात समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति है जो केवल शुद्ध शाकाहारी है, एक व्यक्ति है जो कुछ भी खा सकता है, अब उनको दुनिया घुमाने के लिए भेज दिया। कौन अपने आप को ज्यादा फिट करेगा? जो ज्यादा तरह का खाना खा सकता है वो आसानी से वो चाइना में भी सरवाइव करेगा, अमेरिका में भी सरवाइव करेगा। हाँ, वो कहीं पे भी आप उसको भेज दो, वो आराम से खा पी के बढ़िया से अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखेगा। और जो व्यक्ति केवल शाकाहारी है, सपोज वो गलती से अरब कंट्री में पहुंच जाएगा तो उसको खाने को भी नहीं मिल पाएगा, वो बेचारा भूखा मरेगा, परेशान होगा, तुरंत वापस भाग जाएगा, अपना इंडिया में आ जाएगा। ऐसा होता है। ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो फूड ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा तरह की वैरायटी उस इकोसिस्टम में होंगी। तो कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई 1-2 स्पीसीज प्रभावित भी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मर जाती हैं, विलुप्त हो जाती है, तो बाकी का इकोसिस्टम आपका चलता रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इसीलिए कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की हेल्थ कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड होती है। हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन। देखिए इकोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये नोटबुक में लिखने पड़ेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने क्या काम किया। तो डेविड टिलमैन ने क्या किए, डेविड टिलमैन इन्होंने कुछ प्लॉट एक्सपेरिमेंट किए। प्लॉट एक्सपेरिमेंट, अरे बस नाम केवल प्लॉट एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा दुनिया में अलग अलग जाकर एक फिक्स एरिया उन्होंने फिक्स किया, मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर या जो भी उनका एरिया था, अलग अलग जगह जाकर उन्होंने एरिया फिक्स किए और उन एरिया की प्रोडक्टिविटी मेजर किया। उनकी क्या मेजर किया, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितने समय में कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है नया उस जगह पर, कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है। मतलब प्लांट वहां कुछ ग्रो करेंगे, बायोमास इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ नया ऑर्गेनिक बनाना, फूड बनाना। ये एक चैप्टर था इकोसिस्टम का, वहां पर ये सभी टॉपिक थे आपके प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। वहां प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। तो अभी उतना मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ केवल इतना बात कर रहा हूं कि उन्होंने अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाके में एक फिक्स एरिया सेलेक्ट किया और वहां पर एक्चुअली सभी एरिया की बायोडायवर्सिटी अलग अलग थी। सपोज यहां पर 20 टाइप की स्पीसीज थी, यहां पर 100 टाइप की स्पीसीज थी, यहां पर 120 टाइप की स्पीसीज थी, यहां लगभग 200 टाइप की स्पीसीज थी। उन्होंने देखा कि यहाँ का प्रोडक्टिविटी, सपोज आज जो स्पीड चल रही है बायोमास प्रोडक्शन करने की, सपोज वो 50 की स्पीड से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि सपोज वो मान लीजिए यहाँ पर भी 50 की स्पीड से प्रोडक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर भी 50 हो रहा है, यहाँ पर भी 50 हो रहा है। सपोज इस तरह का उनको रिजल्ट मिला कि एक पर टाइम में वहां बायोमास में 50% इंक्रीजमेंट हो जाता है, यहां पर भी 50% इंक्रीजमेंट होता है। ये अलग अलग प्लॉट उन्होंने सेलेक्ट किए। उन्होंने देखा एक फिक्स टाइम के बाद वो फिर से गए, एक साल के बाद या जो भी, एक महीने के बाद, जो भी उनका टाइम था, उन्होंने जाके देखा कि जिस जगह पर बायोडायवर्सिटी कम थी वहां की प्रोडक्टिविटी में अंतर आता है। एक्चुअली वहां की प्रोडक्टिविटी सपोज घटकर 40 हो गई, या जहां पर ये 100 स्पीसीज थी वहां की प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़कर 52% हो गई। लेकिन जहां की प्रोडक्टिविटी या बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा थी वहां की प्रोडक्टिविटी अभी भी 50 की स्पीड से चल रही है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आई। ये शायद ऐसा हुआ कि वहां कुछ फेवरेबल कंडीशन है जिससे थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये ऐसा हुआ कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि प्रोडक्टिविटी घट गई। ज्यादा जगह पर प्रोडक्टिविटी घट रही थी क्योंकि वहां वेदर बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ वहां बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती रहती है। उन जगह पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है जहां कम बायोडायवर्सिटी होती है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी आंधी तूफान बाढ़ तो आया होगा, लेकिन वैरायटी अलग अलग टाइप की थी, तो कहीं ना कहीं सबका काम चलता रहा और अपने आप में वो एक रजिस्ट शो कर रहा था उन एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन के लिए, अपने आप को रजिस्ट बनाए हुए था। और जो स्पीड पहले प्रोडक्टिविटी की चल रही थी वो बाद में भी चल रही थी। ऐसा डेविड टिलमैन को मिला फील्ड एक्सपेरिमेंट करने से। उनको दो चीज मिला। पहला था कि ऐसे प्लॉट जहां स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है वहां पर टोटल बायोमास भी ज्यादा होता है। जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा है वहां बायोमास प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। पहला तो ये स्टेटमेंट उनको मिला। उन्होंने हमको बताया कि रिच बायोडायवर्सिटी प्लेस हैव द पावर टू create more productivity, they can make
मोर बायोमास, पहला स्टेटमेंट। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज कर दें, अगर यहां पर भी हम बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज कर दें तो इस जगह की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ऐसा उनको मिला। बायोडायवर्सिटी इंक्रीज करने से किसी भी प्लेस की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होता है, ऐसा रिजल्ट मिला। सवाल यह था आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका क्लियर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि रिच बायोडायवर्सिटी में एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन को सहन करने की पावर ज्यादा होती है, उस इकोसिस्टम के सभी काम आसानी से चलते रहते हैं और इसीलिए वहां की प्रोडक्टिविटी में कोई परिवर्तन खास नहीं आता। जो जैसा इकोसिस्टम पहले था अभी भी उसी स्पीड से रन कर रहा होता है। परिवर्तन तो हर जगह आते हैं, लेकिन कोई उन परिवर्तनों को रजिस्ट कर लेता है और कोई रजिस्ट नहीं कर पाता। रजिस्ट करने की पावर किसकी ज्यादा है? जिसमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। तो ये एक रिलेशन होता है। आपको दो स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे। पहला, द प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। बायोमास में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है तो। और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो आता है, इफ वी इंक्रीज द बायोडायवर्सिटी देन द प्रोडक्टिविटी विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। बायोडायवर्सिटी बढ़ाने पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये एक्सपेरिमेंट, ये रिजल्ट किसने बताए? डेविड टिलमैन ने। किस किस के बीच में रिलेशन बताया? बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम की हेल्थ, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टडी किया था डेविड टिलमैन ने। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम बात करें किसी भी जगह पर अगर बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, इसका मतलब वहां वो इकोसिस्टम कमजोर होता चला जा रहा है। और किसी भी इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी कम क्यों होती है, इसका मेन कारण अगर आप जानना चाहें तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी ही मेन कारण है। ह्यूमन एक्टिविटी ये ही मेन कारण है जिसके कारण बायोडायवर्सिटी कम हो रही है। हम उन सब कारणों के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि नेचर ने इतनी अलग अलग स्पीसीज जो बनाई हैं, फिश की बहुत सारी बनाई हैं, एंट की बहुत सारी बनाई हैं, प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी बनाई हैं, वो इसीलिए बनाई ताकि हमारे इकोसिस्टम एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से रजिस्ट कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित ना हो, और कहीं ना कहीं अगर इकोसिस्टम अच्छा है तो ह्यूमन बीइंग्स भी उससे डायरेक्ट बेनिफिटेड है। हम ह्यूमन बीइंग्स इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर इकोसिस्टम अच्छा तो हम भी अच्छे, अगर इकोसिस्टम खराब तो हम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हम भी इकोसिस्टम का ही एक पार्ट हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक एनालॉजी करके देखते हैं कि इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक एनालॉजी करके दिया। एनालॉजी क्या होता है? मैंने आपको एनालॉगस ऑर्गन पढ़ाए थे। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, याद आ रहा है कुछ? चलिए मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन। अगर अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर है लेकिन काम सबका सेम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉगस। तो यहां हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं। एक साइड में हम रख रहे हैं इकोसिस्टम को और एक साइड में हमने रखा एरोप्लेन। एक साइड में क्या रखा? एरोप्लेन। अब एरोप्लेन बना दो, चलो ये एरोप्लेन बन गया। इसके अंदर ये सीट लगी है, ये खिड़की लगी है, इस सीट भी होंगी, इसमें यहाँ इंजन होगा, इसकी ब्लेड होंगी, और ये इसकी टेल पूंछ जैसी कुछ होगी। ये एरोप्लेन बन गया हमारा। तो ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज मौजूद हैं, अलग अलग स्पीसीज मौजूद हैं। ये हमारा एरोप्लेन है, इसमें बहुत सारे नट बोल्ट और अलग अलग पार्ट, सीट, ब्लेड, फैन, इंजन, बहुत सारा कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। अगर हम पूरे इकोसिस्टम को मान लें एरोप्लेन,
भाई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है पर लगभग एक जैसा काम हमको यहाँ समझ में आने वाला है। पूरा इकोसिस्टम को क्या मान लिया, एरोप्लेन मान लिया, और इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज हैं हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट मान लिए। कंपोनेंट में खास तौर पे हम बात करेंगे रिवेट की। रिवेट रिवेट क्या होता है, नट बोल्ट ही होते हैं, आप ये मानिए। रिवेट लगाते हैं ना, कोई परमानेंट, जैसे किसी दो चीज को जोड़ना है, दो लोहे की प्लेट को जोड़ना है तो उनमें एक रॉड सी लगा के वो दोनों साइड से ठोक देते हैं, वो रिवेट बन जाती है। एक तरह से आप नट बोल्ट भी बात कर सकते हैं। तो रिवेट रिवेट यानी नट बोल्ट। आप ज्यादा परेशान मत होइए, नट बोल्ट। तो एरोप्लेन में बहुत सारे नट बोल्ट लगे हैं जिससे पूरा एरोप्लेन बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी स्पीसीज एक साथ एक जगह पाई जाती हैं जिनसे इकोसिस्टम बना हुआ है। अब आप ऐसा कीजिए, इकोसिस्टम भी नॉर्मल रन कर रहा है, एरोप्लेन भी नॉर्मल रन कर रहा है। अब एक एक स्पीसीज को आप रिमूव करते जाइए। मान लीजिए एक स्पीसीज इस इकोसिस्टम की खत्म हो गई, मान लीजिए इसकी सीट के नट बोल्ट उखड़ गए, एरोप्लेन तो अभी भी उड़ रहा है, इकोसिस्टम तो अभी भी चल रहा है। दो चार और स्पीसीज आपने खत्म कर दी, चलिए तो यहाँ पर भी आपने मान लीजिए कुछ खिड़की के शीशे या कुछ और जो नॉर्मल उसमें एसी वगैरह लगा है या कुछ और टेबल वेबल है, टॉयलेट वगैरह है, उसके नट बोल्ट खुल गए, अभी भी रन कर रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई स्पीसीज ऐसी है जिसके कारण बाकी स्पीसीज कंट्रोल हो रही हैं, उनको बोलते हैं की स्पीसीज। की स्पीसीज, की स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनका बहुत मेजर इफेक्ट होता है इस इकोसिस्टम में, जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर वो खत्म हुई तो मोस्ट ऑफ स्पीसीज विल आल्सो बी अफेक्टेड। ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं की स्पीसीज। हाँ, मान लीजिए यहां पर अगर ये स्पीसीज विलुप्त होना शुरू हो गई, हम मानेंगे कि यहां अगर इंजन के नट बोल्ट गिरना शुरू हो गए या इसकी ब्लेड जो इसको उड़ा रही हैं, अगर इनके नट बोल्ट गिरना शुरू हो गए तो एरोप्लेन रन नहीं कर पाएगा, बड़बड़ाना शुरू कर देगा और गिरना शुरू कर देगा। ठीक ऐसे ही अगर की स्पीसीज इस इकोसिस्टम से विलुप्त होना शुरू हो गई तो फिर ये इकोसिस्टम भी लड़खड़ाना शुरू करेगा और इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इसके फंक्शन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हर एक स्पीसीज इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हर एक नट एंड बोल्ट, हर एक रिवेट एक एरोप्लेन के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर कुछ छोटे मोटे स्पीसीज विलुप्त भी होती हैं, कुछ छोटे मोटे नट बोल्ट अगर रिमूव भी होते हैं तो खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर की एलिमेंट, की रिवेट, इंजन से जुड़े हुए जो बोल्ट हैं, अगर वो निकल गए तो एरोप्लेन आपका गिर जाएगा। ऐसे ही इकोसिस्टम की अगर की स्पीसीज विलुप्त हो गई जिनका मेन फंक्शन है उस इकोसिस्टम को रन करने के लिए, तो ये आपका प्रभावित हो जाएगा, इकोसिस्टम की हेल्थ पे असर आएगा। ये जो एनालॉजी हमको दिया एक इकोसिस्टम और एरोप्लेन के बीच में, ये एनालॉजी बहुत फेमस है जिसको दिया था पॉल एल रिच ने। पॉल एल रिच। सर कितने नाम याद कराओगे भैया, नंबर ज्यादा लेना है तो नाम याद करना है। पॉल एल रिच का एनालॉजी है और इस एनालॉजी को नाम दिया गया रिबेट पॉपेट हाइपोथेसिस। रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। पॉपर का मतलब जब कोई नट बोल्ट निकलेगा उड़ते उड़ते एरोप्लेन से तो पॉप साउंड आएगा ना, इस तरह का एक साउंड आएगा और वो नट निकल गया, अंदर सीट का एकदम से पट करके वो निकलेगा तो पॉपर। रिवेट पॉप करेंगे, उससे आपका कंपैरिजन किया गया इकोसिस्टम का। कौन से रिवेट पॉप कर रहे हैं, अंदर वाले छोटे मोटे नट बोल्ट जाएंगे तो कोई बात नहीं, और की एलिमेंट वाले, इंजन वाले नट बोल्ट अगर गिरे तो एरोप्लेन आपका गिर जाएगा। जितने ज्यादा नट बोल्ट उतना ही एरोप्लेन आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, जितनी ज्यादा स्पीसीज उतना ही इकोसिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। इसका मतलब
हर एक स्पीसीज इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उस इकोसिस्टम की उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ही एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रजिस्ट होगा और इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, जिसमें कोई अंतर नहीं आएंगे। साल भर साल चलती चली जाएंगी और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। 3 नंबर में सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन करवाता है। हाँ, तो पॉल एलरिच का नाम आएगा तभी तो 1 नंबर आएगा, उसके बाद की स्पीसीज आप लिखोगे तभी तो 1 नंबर और आएगा, और बाकी की रामायण लिखोगे उसका केवल 1 नंबर आएगा। हाँ, तो पॉल एलरिच और की स्पीसीज, थोड़ा दोनों पे ध्यान देना। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको एनालॉजी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अगला टॉपिक हमारा क्या है? लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्या वाकई में बायोडायवर्सिटी में लॉस हो रहा है? तो इतना तो हमको मालूम है, हाँ सर लॉस तो हो रहा है, खूब धुआंधार बढ़िया से स्पीसीज विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। नई नई स्पीसीज बन भी रही हैं सर। अभी अभी कोरोना बन के आया है सर, नई नई स्पीसीज और भी आ रही हैं। अभी बर्ड फ्लू फिर से आ गया है सर, एक नया स्ट्रेन भी आ गया है कोरोना का। आप चिंता मत करो सर, नई नई स्पीसीज लगातार आती जा रही हैं दुनिया में। भैया नई नई आ रही हैं, ये तो बीमारी पैदा भी कर रही हैं, और पुरानी जो थी वो विलुप्त भी तो हो रही हैं। अगर टोटल मिला के देखें तो नई स्पीसीज बन भी रही हैं, स्पेसिएशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। नई नई स्पीसीज बन भी रही हैं, लेकिन पुरानी स्पीसीज विलुप्त ज्यादा हो रही हैं, बन कम रही हैं। और स्पीसीज बनने में तो बहुत टाइम भी लगता है, विलुप्त होने में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इससे क्या हो रहा है? ओवरऑल हमारे अर्थ की बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितना कम हो गया, कितना कम हो जाएगा, ऐसा करके ये टॉपिक दिया है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में हमको फिर से नाम याद करना पड़ेगा IUCN का। ऑलरेडी आपको नाम याद हो गया होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी के लिए काम करता है, हमारे पर्यावरण, हमारे नेचर के लिए काम करता है। ठीक है, IUCN ने 2004 में डाटा रिलीज किया। 2004 में एक डाटा रिलीज किया, और उस डाटा में हमको बताया कि अभी कितना स्पीसीज विलुप्त हो गया और कितना अभी खतरे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो डाटा है वो एक जो बुकलेट निकालता है, रेड डाटा बुक, उसमें शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजाति और जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके बारे में हमको डिटेल मिलता है। तो रेड डाटा बुक कौन रिलीज करता है? IUCN। एज पर द डाटा अकॉर्डिंग 2004 क्या सिचुएशन था पूरे विश्व में, इसके यहाँ पर आपको, चूंकि डाटा एक बुक में लिखा है, जितना उसमें लिखा है उनकी संख्या एकदम फिक्स है ना। आप उनमें एक भी स्पीसीज बढ़ा सकते हैं अपने मन से, ना एक भी स्पीसीज घटा सकते। पूरा रिकॉर्डेड है, पूरा रिकॉर्डेड ये डाटा है, इसलिए आप इसको एग्जैक्ट याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करोगे। ये स्टैंडर्ड एकदम पूरा बुक में निकला हुआ है, लिखा हुआ है, अंदाजे से काम नहीं चलेगा। इस बुक के अनुसार क्या यहां पर है, इस बुक ने बताया हमको कि जब से ह्यूमन बींग्स आइसलैंड पर जाकर अपनी कॉलोनी बसाना शुरू किया है, खासतौर पे पैसिफिक आइसलैंड, तो कॉलोनाइजेशन होने से लगभग अभी तक 2000 तरह के पक्षी
इनकी स्पीसीज विलुप्त हो गई है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स कॉलोनाइजेशन ऑन द पैसिफिक आइसलैंड। पैसिफिक आइसलैंड पर जब कॉलोनी बनना शुरू हो गया तो आइसलैंड पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, अब वहां ह्यूमन बीइंग्स पहुंच गए तो ये पक्षी बेचारे विलुप्त हो गए। लगभग 2000 तरह के पक्षी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन से ही विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस 2004 डाटा ने हमको बताया कि अभी तक लगभग 784 स्पीसीज विलुप्त हुई हैं। 784 स्पीसीज विलुप्त हुई हैं और इनमें कौन कौन शामिल है वो थोड़ा ध्यान रखना है। ये डाटा एकदम फिक्स है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। 784, 84 मतलब 84, नॉट 83, नॉट 85। एज पर IUCN रेड डाटा बुक 2004, 784 स्पीसीज नाउ एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें 338 ये आपके वर्टिब्रेट थे, ये आपके वर्टिब्रेट थे। यहां पर 359 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं और 87 यहां पर प्लांट स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। ये कितने समय में विलुप्त हुई हैं? लास्ट 500 ईयर्स। एज पर डाटा 2004, लास्ट 500 ईयर्स में हमने 784 स्पीसीज को लॉस्ट कर दिया। ये हमारी दुनिया में अब देखने को नहीं मिलती। इनमें कौन कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट थी वो आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले कुछ एग्जाम्पल, कौन कौन सी विलुप्त हो चुकी हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट आपको मिलता है डोडो। ये मॉरिशस में पाए जाने वाला एक पक्षी था। मॉरिशस, मॉरिशस ये भी पूछ लेते, मॉरिशस से कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया? नाम था डोडो। हाँ, चलिए मैं आपको डोडो थोड़ा दिखा देता हूं। मैं आपको ये डोडो, हाँ, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। ये कहां पे पाया जाता था? मॉरिशस में। ये विलुप्त हो गया है। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूं कैगा। कैगा, QUAGGA। कैगा कहां मिलता था? अफ्रीका में। बिल्कुल आप बोलेंगे सर ये तो जेब्रा के जैसा है। जेब्रा के जैसा नहीं है, एक्चुअली ये आपका कैगा, कैगा थोड़ा देखिए, ये जेब्रा के जैसा है लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है। जेब्रा नहीं है, कैगा है। हाँ, ये विलुप्त हो चुका है। तीसरा हम देखते हैं थाइलेसिन। थाइलेसिन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन है? थाइलेसिन। कहां मिलता था? ऑस्ट्रेलिया में। विलुप्त हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया। थाइलेसिन देखते हैं, ये थाइलेसिन लग रहा है वॉल्फ के जैसा है लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। थोड़ा सा चेंज है, वॉल्फ नहीं है, थाइलेसिन है। हाँ? और हम बात करेंगे स्टीलर सी काऊ। स्टीलर सी काऊ ये चौथा स्पीसीज है। ये इंपॉर्टेंट एनिमल हैं जो विलुप्त हुए हैं अभी पिछले कुछ सालों में। स्टीलर सी काऊ कहां की थी? रसिया। रसिया के पानी में पाई जाने वाली एक फिश थी स्टीलर सी काऊ। ये समुद्र में पाई जाने वाली एक फिश विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो ये हमारे विलुप्त हो गए। अब यहां पर हमको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट और डाटा याद रखना है कि टाइगर की 3 प्रजातियां भी विलुप्त हो गई और उनके नाम पूछे जाते हैं। टाइगर की कौन कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई? तो टाइगर की वैरायटियों के नाम याद करो। नंबर 5 पे मैं लिख रहा हूं टाइगर की वैरायटी जो विलुप्त हो गई हैं उनके नाम।
एक का नाम है बाली, दूसरे का नाम है जवान और तीसरे का नाम है कैस्पियन। बाली, जवान एंड कैस्पियन, द 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर नाउ एक्सटिंक्ट, 100% वाइप्ड आउट, कुछ भी नहीं बचा। तो ये कुछ ऐसे डाटा हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं। ये जानवर आज हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है, शायद ह्यूमन एक्टिविटी ही इनके लिए जिम्मेदार है। लास्ट 20 इयर्स में हमने 27 स्पीसीज को खो दिया है। ये इतना जो रिकॉर्ड आपको डाटा जो बता रहे, एक्चुअली ये डाटा जानने से हमको थोड़ा एक अलर्टनेस मिलता है कि अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, ये तो सब अच्छा जो आज दिख रहा है वो सब विलुप्त हो जाएगा। आने वाली जनरेशन केवल इनके फोटो देख पाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये स्पीसीज बचे रहना जरूरी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन में आज हमारे हैं एम्फीबिया। सबसे ज्यादा हालत इनकी खराब है एम्फीबिया की। टोटल एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरे के कगार पर हैं, 32% ये एम्फीबिया ही हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है। 32% उन प्रजातियों का जब हम डाटा बनाते हैं जिनको अगर ध्यान नहीं दिया तो विलुप्त हो जाएंगी, उन स्पीसीज में 32% एम्फीबिया हैं। ये आज मौजूद हैं लेकिन इन पर ध्यान देने की जरूरत है, विलुप्त हो रहे हैं लगातार। हम बात करेंगे यहाँ पर 23% यहाँ पर मैमल्स भी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। मैमल्स कितने हैं? 23%। हम बात करेंगे पक्षियों की, लगभग 15,500 स्पीसीज, बर्ड्स की 15,500 स्पीसीज आज खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। हाँ, तो ये कुछ ऐसे डाटा मैंने बताया। कुछ प्लांट्स की भी डाटा थोड़ा सा याद कर लीजिए। प्लांट्स भी लगभग हमारे आई थिंक 12% नहीं, सॉरी, प्लांट की बात करते तो प्लांट में ये जो टोटल विलुप्त होने वाली प्रजाति है, 31% प्लांट भी विलुप्त हो गए। मतलब सभी प्लांट का 30% नहीं है, टोटल जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका 31% प्लांट विलुप्त हो रहे, 32% एम्फीबिया विलुप्त हो रहे, 23% मैमल्स विलुप्त हो रहे। पक्षी लगभग इतनी वैरायटी जो लगभग बन रहा है 12%, ये भी इनके ऊपर भी खतरा मंड रहा है। तो इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन। आपने देखा होगा एक पक्षी होता था, अभी घरों में पहले मिलता था, सिंपल जो चिड़िया जिसको बोलते थे, स्पैरो। हाँ, वो स्पैरो आज बहुत कम देखने को मिलता है, स्पैरो मिलती ही नहीं है। और आपने ईगल देखा होगा, हाँ, वल्चर आपने देखा होगा, वल्चर, गिद्ध, ये लगभग अब खतरा हो चुका है, कहाँ देखने को मिलते ही नहीं है, एकदम विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अभी अगर हम पुराना इतिहास देखें हमारी अर्थ का, जब से अर्थ के ऊपर लाइफ आई, अर्थ के ऊपर कभी ना कभी तो लाइफ आई थी। वो अगर हम माने कि मोर देन 3 बिलियन ईयर्स की बात है, लगभग 3 बिलियन ईयर्स हमारी अर्थ पर लाइफ आई। और उससे लेके आज तक का टाइम अगर हम माने तो अभी तक अर्थ पर पहले भी स्पीसीज ऐसे ही विलुप्त हुई थी। उसके एविडेंस मिले हमको फॉसिल्स रिकॉर्ड स्टडी करने के बाद। फॉसिल्स रिकॉर्ड हमने स्टडी किए और फॉसिल्स रिकॉर्ड को देख के पता चला कि जब से लाइफ इस धरती पे आई है अब तक ऐसा 5 बार हो चुका है, 5 टाइम्स ऐसा अभी तक हो चुका है कि लार्ज अमाउंट में स्पीसीज विलुप्त हुई इस अर्थ से। लार्ज अमाउंट में स्पीसीज विलुप्त हुई हैं। अब 6वां टाइम वो चल रहा है जिसे हम खुद देख रहे हैं कि हमारी स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं। नाउ इट इज द 6th
एपिसोड ऑफ द एक्सटिंक्शन। 6वां एपिसोड चल रहा है, 5 एपिसोड अभी तक हो चुके जब से लाइफ इस धरती पे आई। और 6वां जो एपिसोड अभी विलुप्त होने का जो स्पीड चल रहा है, वो पुराने टाइम में जिस स्पीड से विलुप्त हुई उसकी बजाय 100 to 1000 टाइम फास्टर स्पीड से ये विलुप्त हो रही हैं स्पीशीज। 100 से 1000 गुना तेजी से हमारी अर्थ से स्पीशीज विलुप्त होती हुई चली जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा अगले 100 इयर्स में लगभग आधी स्पीशीज विलुप्त हो जाएंगी। आधी टोटल आज जितनी 7 मिलियन बताते हैं हमारे रॉबर्ट में, तो अगले 100 साल में 3.5 मिलियन ही रह जाएंगी अगर सेम ट्रेंड चलता रहा तो। लेकिन हमारे साइंटिस्ट अभी थोड़ा अलर्ट हुए हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात करने लगे हैं। एनवायरनमेंट इमरजेंसी घोषित किया गया है कई देशों में। हम ग्रीन हाउस गैस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ओजोन लेयर के ऊपर हमारा ध्यान गया है, आइस मेल्टिंग के ऊपर हमारा ध्यान गया है, बायोडायवर्सिटी के ऊपर भी हमारा ध्यान गया है। हमने इनको बचाने के बहुत सारे प्रयास किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रयास हो रहे हैं। कल की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। कल की क्लास में हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी लॉस होने के क्या कारण हैं। जब कारण समझ में आएंगे तो हमको ये पता चलेगा हम कैसे बचा सकते हैं बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर हम ये वाली बातें